हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स क्लास 12th का सेकंड लेक्चर। ये पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ऑर्गेनिक, क्योंकि लगभग आधा वेटेज ऑर्गेनिक का ही है 12th क्लास केमिस्ट्री में। हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो अरीन्स। इसका लेक्चर 2 है। बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे, उस बेसिक इंट्रोडक्शन में ही बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों को डाई हेलो डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। डाई हेलो डेरिवेटिव्स, डाई हेलो डेरिवेटिव्स। डाई हेलो डेरिवेटिव्स का मतलब है ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें कम से कम दो हेलोजन लगे। तीन कैटेगरीज हैं बेटा इसमें। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक इस प्रकार से एक ही कार्बन में दो हेलोजन लगा दिए। ऐसा हो सकता है कि एडजेसेंट कार्बन में दो हेलोजन्स लगा दिए, और ऐसा हो सकता है कि ना तो एक ही कार्बन पे दो हेलोजन और ना ही एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन। देखो ध्यान से, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन, और सेपरेट करके एक छोड़कर, दो छोड़कर, तीन छोड़कर, कितना भी दो हेलोजन्स, इस तरह से। तो जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन्स आएंगे तो इनको हम लोग नाम देंगे बेटा रूममेट्स। एक साथ हैं ये, जेमिनल डाई हैलाइड्स हैं। जेमिनल डाई हैलाइड्स कहलाते हैं। देखो ध्यान से, एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी हैं ये लोग। एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजेंस हैं, इन्हें हम लोग विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक, इसे जेम डाई हैलाइड इस तरह लिख देते हैं, इसे विस डाई हैलाइड ऐसे लिख देते हैं। और ये जो है, जहां बीच में एक दो चार पांच कितने का भी गैप आ गया, इसे हम लोग नाम देंगे आइसोलेटेड डाई हैलाइड। तो आइसोलेटेड डाई हैलाइड बेसिकली एक जनरल कैटेगरी है। दो स्पेशल चीजें हैं, एक विसिनल डाई हैलाइड और एक जेमिनल डाई हैलाइड। इन पर हमें ध्यान देना है। मेरी बात आपको शायद समझ में आई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा है। अगली चीज ध्यान से देखिए, मोनो हेलो डेरिवेटिव्स में एक स्पेशल कैटेगरी है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी हेलोजन्स ऐड किए थे वो सारे sp3 कार्बन पे ऐड किए थे। अब हेलोजन जो है वो sp2 कार्बन पे ऐड करके देखते हैं। sp2 कार्बन का मतलब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पे जुड़ गया Cl। ठीक, यहां जुड़ गया Br, इसी प्रकार से यहां जुड़ गया आयोडीन, इसी प्रकार से यहां जुड़ गया Cl, इसी प्रकार से यहां जुड़ गया ब्रोमीन। आप देखें हर बार क्या हो रहा है, जिस कार्बन पे, ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे हमारा हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है, क्या उसके साथ एक पाई बॉन्ड आ रहा है? पाई बॉन्ड आने का मतलब एक पाई आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस पर हेलोजन जुड़ा है, sp2 डबल बॉन्ड आ रहा है। इस पर हेलोजन जुड़ा है, पाई बॉन्ड आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2। पाई बॉन्ड आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2। पाई बॉन्ड आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2। और हर बार तुम देख पा रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाले कार्बन पे हमारे हेलोजेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो जब भी कभी sp2 हाइब्रिड कार्बन पे हेलोजेंस जुड़े होंगे तो हम लोग ऐसे सभी कार्बन्स को नाम देंगे विनाइल हैलाइड। क्या नाम देंगे बेटा? विनाइल हैलाइड। क्या नाम दे रहे हैं इन्हें? विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड ऐसा बोल देंगे। क्या बोलेंगे बेटा? विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक ब्रोमाइड, विनाइलिक ब्रोमाइड, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक आयोडाइड, इस तरह से। तो अलाइल, विनाइल, फिनाइल, बेंजाइल, जेमिनल, विसिनल क्या है, मेरी समझ में ये बातें आपको आराम से समझ में आ गई। हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स में कुछ चीज़ों को अब बहुत स्पीड से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से खूब सवाल आए हैं, आते हैं हर बार, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को जानना ज़रूरी है। हम लोग चर्चा करते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स की, तो हेलो एल्केन्स की बातें करते हैं। हेलो एल्केन्स, हम इनकी स्पेशली चर्चा कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। हेलो एल्केन्स में लेट्स सपोज CH3, CH2, CH2
और यहाँ पे लेट सपोज Cl लगा दिया है। Cl की बजाय चलो हम लोग एक काम करते हैं, X लिख देते हैं, X फॉर हेलोजन। अब X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। बेसिकली हमारे हिसाब से तो X हेलोजन ही है ना, उसी को लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, तो लॉजिकली यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो तुम जानते हो कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट कराएगा। इसकी वजह से आप देखोगे कि बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई है। इस वजह से ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा, इसमें पोलैरिटी आ जाएगी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ये बात दिमाग में रखनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब पोलैरिटी की चर्चा करो तो पोलैरिटी कब ज्यादा होगी, तो ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली बात, पोलैरिटी तब ज्यादा होगी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो? पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड उतना ज्यादा बढ़ेगा। अच्छी बात है। यानी कि अगर पोलर नेचर देखने जाओ, पोलर नेचर, तो आर एफ का सबसे ज्यादा, आर सी एल का उससे कम, आर बी आर का उससे कम और आर आई का सबसे कम। और पोलर नेचर यहाँ डाइपोल मूवमेंट से चेक नहीं कर रहे हैं बेटा, ये सिर्फ चार्ज डेवलपमेंट से चेक कर रहे हैं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की कहानी तो थोड़ी अलग हो जाएगी। अच्छा, ये बात हमने देख ली। अब क्या करें? अब काम की चीज करते हैं। देखो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। इस पे भी सवाल आए हैं, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसे इग्नोर मत करिएगा, इस पर भी सवाल आए हैं। बॉन्ड लेंथ क्या कहती है? बॉन्ड लेंथ कहती है कि कार्बन के साथ आयोडीन का बॉन्ड, कार्बन के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड, कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड और कार्बन के साथ फ्लोरीन का बॉन्ड। इसमें आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा, ब्रोमीन का उससे छोटा और क्लोरीन का सबसे छोटा, फ्लोरीन का सबसे छोटा। इस तरह से आएगा। अब ये सीक्वेंस क्यों आ रहा है? सीक्वेंस के आने का सिंपल सा लॉजिक है कि जब तुम एटम के साइज देखोगे तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा, ब्रोमीन का साइज उससे छोटा होगा, क्लोरीन का साइज उससे छोटा होगा, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। तो लॉजिकली जब एटम छोटे साइज का है तो बॉन्ड भी छोटे साइज का बनेगा, ज्यादा क्लोज आ पाएंगे। एटम बड़े साइज का होगा तो बॉन्ड भी बड़ा बनेगा। लॉजिकली एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, अब चर्चा करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। इसकी भैया, बॉन्ड एनर्जी की चर्चा करो, बॉन्ड एनर्जी की। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी। तो ध्यान से देखो, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो कॉमन सेंस से एटम्स एक दूसरे से दूर होंगे, अट्रैक्शन वीक होगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, कम एनर्जी खर्च होगी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी जो है ना बेटा वो घट जाएगी। अर्थ ये निकल कर आया कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी घटती है। क्लास 11 जीओसी का केस है। तो हम बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन लिख देते हैं। लॉजिकली कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे तगड़ा है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड उससे कम है, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड उससे कम है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे लल्लू है। तो सबसे आसानी से बॉन्ड कौन सा टूटने जा रहा है? कार्बन आयोडीन का बॉन्ड आसानी से टूटने जा रहा है। कुछ नई चर्चाएं हैं जैसे डाइपोल मोमेंट की। तो एक बात दिमाग में रखना बेटे, डाइपोल मोमेंट आप 12th में हैं तो फिजिक्स में पढ़कर आए हैं कि डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज इनटू चार्जेस के बीच की दूरी। दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पर भी और चार्ज की दूरी पर भी। तो अगर ये डोमिनेंट हुआ फैक्टर तो हम चार्जेस के डेवलपमेंट को देखकर पोलैरिटी यानी कि डाइपोल मोमेंट चेक कर लेते हैं। और अगर ये डोमिनेंट हुआ तो बॉन्ड लेंथ को देखकर चेक कर लेते हैं। अब होता क्या है कि चार्ज डेवलपमेंट तो फ्लोरीन में ही ज्यादा होगा लेकिन लेंथ यहां ज्यादा है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ज्यादा, कार्बन फ्लोरीन का उससे कम, फिर वो ऑर्डर चलता रहेगा, ब्रोमीन और फिर वो आयोडीन। यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन में स्विचिंग हो जाएगी जब हम डाइपोल मोमेंट लिख रहे होंगे। इतना सही है। बस इतना है कि क्लोरीन के अंदर चार्ज से ज्यादा बॉन्ड लेंथ डोमिनेट करती है, बाकी सब में चार्ज डोमिनेट करता है। अच्छा ठीक है, अच्छा हो गया। ये सारी बातें हो गई। जी हाँ, सारी बातें हो गई। यहां से आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ रहा है और वो सेगमेंट है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ
एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स कौन सी रिएक्शन बड़ी आसानी से और बड़ी खुशी खुशी देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एल्काइल हैलाइड रिएक्शन क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं एसएन रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं बेटा? एसएन रिएक्शंस। अब ये एसएन रिएक्शन क्या है, तो इनको नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है भैया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है, काम की चीज है ये। क्या होता है इसमें? सबसे पहली बात तोड़ तोड़ कर पढ़ो। रिएक्शन क्या? सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक जाएगा और दूसरा आएगा। एक जाएगा और दूसरा आएगा, तभी तो सब्स्टिट्यूट हुआ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब है यार? इलेक्ट्रोफिलिक भी तो हो सकता था। न्यूक्लियोफिलिक बोलने का मतलब है कि जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट हो रही है। यानी रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, मगर रिएक्शन को स्टार्ट न्यूक्लियोफाइल करेगा। यानी जब कभी स्टार्ट करने का काम इलेक्ट्रोफाइल करे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर स्टार्ट करने का काम न्यूक्लियोफाइल करे तो कहानी कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो नाम जो है उससे ही पता है कि पहले रिएक्शन कौन करने वाला है। मेरी समझ में 11th की जीओसी सबने पढ़ रखी है, न्यूक्लियोफाइल कौन है कौन नहीं है ये सब हम लोगों को अच्छी तरह आता है। नहीं भी आता है तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सारे कांड अच्छी तरह कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। रिएक्शन क्या है उसका जरा एक बार चित्र देख लो, है ना, समझ लो कि क्या है। सबसे पहले आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल किसी एल्काइल हैलाइड से जाकर जुड़ेगा। अब क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन लिख रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड की जगह हम उसमें लीविंग ग्रुप लिख दे रहे हैं। किसी सॉल्वेंट में ये पूरी कहानी घुली होगी। न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल ग्रुप से जाकर जुड़ जाएगा और ये लीविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर चला जाएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। अब ये दो तीन चार खानदान की है, हमें दो पढ़नी है। दो का मतलब SN1 SN2 ही पढ़नी है, इसके अलावा भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। हम इन दो पर ही मेनली फोकस करेंगे। सबसे पहली बात नामकरण संस्कार जान ले कि कौन क्या है। ये व्यक्ति जिसे NU लिखा है ये न्यूक्लियोफाइल कहला रहा है। ये जैसे तुम R कह रहे हो एल्काइल ग्रुप, इसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। इसी प्रकार से जो L लिखा है ये लीविंग ग्रुप है। क्या है? लीविंग ग्रुप। ये कोई एटम हो सकता है, एटम्स का ग्रुप हो सकता है, एनॉल इस तरह का। और सबस्ट्रेट तो एल्काइल ग्रुप है बेसिकली। न्यूक्लियोफाइल कोई ऐसा बंधु है जो देना चाहता है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। सॉल्वेंट तो फिर सॉल्वेंट ही है, इसमें तो कोई और चमत्कार है नहीं। तो ये व्यक्ति कौन है बेटा? सॉल्वेंट। ये आदमी सॉल्वेंट है। अच्छा, और जो बनकर आ रहा है वो ये है। अब इसमें देखने वाली क्या खास बात है कि तुम्हारे पास सबस्ट्रेट किसी अच्छे लिविंग ग्रुप के साथ लगा हुआ है। अगर आजू बाजू किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाता है और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, कब रिएक्शन होगी कब नहीं होगी, इसके लिए इस रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले ये चार बंधुओं को आपको जानना पड़ेगा। किसको किसको? न्यूक्लियोफाइल को, सबस्ट्रेट को, लिविंग ग्रुप को और सॉल्वेंट को। अगर आप इन चार चीजों को नहीं जानते हैं अलग अलग तो बंधु आपने सिर्फ रिएक्शन रटी है और आपको इसके लॉजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए इंडिविजुअली इन चार चीजों पर हमें पहले कमांड हासिल करनी पड़ेगी, इनसे परिचय करना पड़ेगा कि कौन हो बंधु तुम। तो आइए इन चार चीजों को सबसे पहले बड़ी आसानी से समझते हैं कि सबस्ट्रेट कौन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट हम जानते हैं कि कार्बन चेन है अटैच टू लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के साथ अटैच्ड सब जो कार्बन चेन है उसे हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं। अब सबस्ट्रेट कैसा हो सकता है उसे देख लो। CH3Cl
क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब अच्छे लीविंग ग्रुप हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब अच्छे लीविंग ग्रुप। तो क्या ये आदमी मिथाइल खानदान का दिखाई दे रहा है? जी हाँ। इसकी बजाय अगर CH3, CH2 और फिर एक लीविंग ग्रुप लिख दें, तो क्या ये आदमी 1 डिग्री कार्बन है? मैंने डिग्री सिखा रखी है पिछले लेक्चर में, तो ये 1 डिग्री हो गया। इसकी बजाय इसको प्राइमरी भी बोल देते हैं। इसकी बजाय अगर R, C, R और यहाँ लीविंग ग्रुप है और एक H और लगा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। इसकी बजाय अगर R, C, R और नीचे भी R और यहाँ लीविंग ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो कई तरह का हो सकता है। मिथाइल सबस्ट्रेट हो सकता है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट हो सकता है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट हो सकता है, 2 डिग्री सबस्ट्रेट हो सकता है। इतने तरह के सबस्ट्रेट हमारे पास पाए जा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये नहीं रह रहा है, तो हम कहेंगे लेस क्राउडेड है। ये लेस क्राउडेड का मतलब इसके आसपास स्टेरिक हिंडरेंस नहीं है। और ये मोर क्राउडेड है। मोर क्राउडेड का मतलब इसमें भी क्राउडिंग बहुत कम है लेकिन मिथाइल से ज्यादा है। और ये मोर क्राउडेड है और ये मैक्स क्राउडेड है। तो इसका मतलब अगर मैं स्टेरिक क्राउडिंग देखूं, अगर मैं स्टेरिक क्राउडिंग पे बात करूं, तो स्टेरिक क्राउडिंग के लिए मिथाइल टाइप का जो सबस्ट्रेट है वो सबसे कम, 1 डिग्री उससे ज्यादा, 2 डिग्री उससे ज्यादा और 3 डिग्री सबसे ज्यादा। स्टेरिक क्राउडिंग का ऑर्डर ये हुआ। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब कितने बल्की ग्रुप हमारे सबस्ट्रेट पे लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो डिग्री से अगर तुम पहचान सकते हो कि स्टेरिक क्राउडिंग किसमें कम किसमें ज्यादा है, तो स्टेरिक क्राउडिंग को कंपेयर करो। कुछ कुछ सवाल लगा लो जरा स्टेरिक क्राउडिंग के। मैं तो कह रहा हूं ये है सवाल, मैं कह रहा हूं ये सवाल है, ये एक सवाल है स्टेरिक क्राउडिंग का, ये स्टेरिक क्राउडिंग का सवाल है। ध्यान से देखना बेटे, आपको समझ में आएगा। पहले मैं इन दो का पेयर दे रहा हूं, ये शुरुआत वाले दो, इनमें कंपेयर करो कौन कम कौन ज्यादा। तो मेरी समझ में इस कार्बन पे हमारा एलोजन लगा है 2 डिग्री है, इस कार्बन पे एलोजन लगा है 1 डिग्री है, तो स्टेरिक क्राउडिंग तो 2 डिग्री की ज्यादा होती है। अब अगले पर आ जाइए, अगले में इन दो पे कंपेयर करना है। तो इन दो में कंपेयर करने पर इसको देखोगे आप 3 डिग्री है, इसे देखोगे आप 1 डिग्री है, तो लॉजिकली 3 डिग्री ज्यादा। बिल्कुल सच बात है। इस प्रकार से आप स्टेरिक क्राउडिंग भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब स्टेरिक क्राउडिंग हो गई। स्टेरिक क्राउडिंग के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपको बताते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2, यहाँ Cl। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये जो बॉन्ड है इसे अल्फा कहो और ये जो बॉन्ड है इसे बीटा कहो, यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड, यानी कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है कौन सा बॉन्ड वीक है, अगर हम इसकी चर्चा करने जाएं, तो अल्फा जो बॉन्ड है इज स्ट्रॉन्गर देन बीटा। तुम कहोगे ऐसा क्यों? ध्यान सुनो, यहां पर तुम देखो ये sp3 कार्बन आ गया, तो यानी रेजोनेंस यहां से खत्म हो गया। ये देखो sp2 है और हमारे क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर हैं, तो यहां पर तो रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, CH और यहाँ Cl, तो हम 3-3 लोन पेयर दिखा दे रहे हैं। रेजोनेंस होते ही 1-2 का बॉन्ड बनेगा, 2-3 का बॉन्ड टूटेगा, वही कहानी लगाकर यहाँ पे इस तरह से। तो जो अल्फा है इसमें आप देखेंगे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और आप जानते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तोड़ पाना उतना आसान नहीं है। इस वजह से हम ये पाते हैं कि हमारा ये जो विनाइलिक हेलोजन है ये एलाइलिक के कंपैरिजन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जिसे तुम लीविंग ग्रुप मानकर चल रहे हो, हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हेलोजन, ये तो लिविंग ग्रुप बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड सिस्टम में आ चुका है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें। हाँ सर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जब भैया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो बैड लिविंग ग्रुप है, इसलिए एसएन रिएक्शन नहीं देगा। जबकि यहाँ पे ये अच्छा गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप होने का मतलब है कि ये आसानी से लीव करके चला जाएगा, क्योंकि इसे होल्ड करने के लिए ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहीं से याद रख लो बेटा कि विनाइलिक
एसएन रिएक्शन नहीं देते और एलाइलिक एसएन रिएक्शन भर भर के देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखिएगा। अच्छा सर, रेजोनेंस से डबल बॉन्ड अगर आता है और वो नहीं देते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मेरे पास एक और एग्जांपल है जहां पर रेजोनेंस दिखाई देता है, और वो है एराइल हैलाइड का। डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अब जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो ये प्लस एम ग्रुप दिखाई देगा, और प्लस एम की वजह से 1,2 का बॉन्ड बनेगा, 2,3 का बॉन्ड टूटेगा, इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और इस बॉन्ड को तोड़ना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो ये किसी कीमत पर आपको एसएन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि भैया ये एसएन रिएक्शन शो नहीं कर रहा। इस वजह से आप पाएंगे कि एराइल हैलाइड भी एसएन रिएक्शन नहीं देते, ना भैया SN1 देते हैं और ना ये SN2 देते हैं। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात पकड़नी पड़ेगी। अच्छा साहब, ये हो गया। अब चर्चा करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो हमारे लिए अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है लीविंग ग्रुप का। हमने सबस्ट्रेट सीख लिया, तो हम सीखते हैं लीविंग ग्रुप को। कौन है हमारा लीविंग ग्रुप, बड़ा इंपॉर्टेंट है लीविंग ग्रुप जानना। लीविंग ग्रुप नहीं जानते होंगे ना, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन एसएन रिएक्शन में लीव करके जा रहा है और कौन नहीं करके जा रहा है। अगर ये बात क्लियर है तो समझो। हम एक बार लिख कर देखते हैं कि लीविंग ग्रुप कैसे पहचान रहे थे। न्यूक्लियोफाइल था, सबस्ट्रेट था, लीविंग ग्रुप था, कोई सॉल्वेंट था, इसमें से RNU बन जाता था और L- बाहर निकल जाता था। यार L- बाहर आ रहा है, तुम अगर ध्यान से देखो तो जो ये स्पीशीज है ये तो चार्ज स्पीशीज है, इसमें तो चार्ज आ गया है। और चार्ज आने का तात्पर्य होता है कि अनस्टेबल हो गया। अगर दुनिया अनस्टेबल हो गई तो कॉमन सेंस से वो बॉन्ड क्यों तोड़ने लग गई यहाँ का, क्योंकि यहाँ तो न्यूट्रल है, यहाँ पे स्टेबल है, और यहाँ पर चार्ज आ गया है। तो चार्ज तो सब लोग जानते हैं ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अनस्टेबल होता है। तो ऐसा क्यों है कि ये अनस्टेबल हो रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ एक अनस्टेबल स्पीशीज है और यहाँ पर दूसरी अनस्टेबल स्पीशीज है। यहाँ पर लीविंग ग्रुप स्टेबल है क्योंकि चार्ज नहीं है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल स्टेबल है क्योंकि चार्ज नहीं है। अब बहुत इत्मीनान से मेरी इन बातों को ध्यान देना। एक अनस्टेबल स्पीशीज स्टेबल हो जा रही है और एक स्टेबल स्पीशीज अनस्टेबल हो जा रही है। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो तय बात है, ध्यान से सुनना बेटा, कि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है और लीविंग ग्रुप कम अनस्टेबल हो रहा है। यानी जितना तड़प रहा था न्यूक्लियोफाइल उतना नहीं तड़प रहा है लीविंग ग्रुप। तो ये माइनस चार्ज के साथ अपनी जिंदगी बिता पा रहा है, तभी छोड़कर चला जा रहा है। तो याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे कि लीविंग ग्रुप वो है जिस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। क्या बोला भैया? लीविंग ग्रुप वो है जिस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। अब नेगेटिव चार्ज किन प्राणियों पर स्टेबल होता है वो भी याद रख लो। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। दूसरी बात, साइज ऑफ एटम बड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी प्रकार से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाना चाहिए, डीलोकलाइज हो जाना चाहिए। अगर ये हो रहा है, इनमें से कुछ भी हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है, जिंदगी ठीक है, साइज बड़ा है, जिंदगी ठीक है, नेगेटिव चार्ज को खपा लिया जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में चला गया फिर तो जिंदगी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि चार्ज जितने बड़े वॉल्यूम में फैल जाएगा हम कहेंगे उतना चार्ज स्टेबल हो गया। अच्छा, ये बातें कुछ कुछ सुनी है पर याद नहीं आ रही ठीक से, 11th में पढ़ा है। देखो ध्यान से बेटा, एसिड स्ट्रेंथ का सवाल तुमने क्लास 11th में सुना था, और ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्कूल के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। HI, HBr, HCl और HF
इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन और कम स्टेबल कौन, या स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन का जवाब देना चाहूं तो हम लोग कभी भी एसिड को देखकर नहीं पहचानते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है। इनका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। कॉन्जुगेट बेस बनाने का मतलब है कि हाइड्रोजन 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 को खत्म करो, यानी H+ निकाल दो, तो जो बचेगा वो I-, Br-, Cl-, F- होगा। अब देखो कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज तो अनस्टेबल होता है, क्या बताया? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज बड़े वॉल्यूम में फैलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? चार्ज बड़े वॉल्यूम में फैलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लॉजिकली साइज ऑफ I is much greater than Br is much greater than Cl is much greater than F। तो लॉजिकली बड़े वॉल्यूम में तो आयोडीन में फैल रहा है, तो इसलिए आयोडीन का माइनस स्टेबल है, Br का माइनस कम स्टेबल है, Cl माइनस और कम स्टेबल है, F माइनस तो लीस्ट स्टेबल है। लल्लू, तो मेरे बंधु ध्यान से सुनो कि अगर ये आदमी स्टेबल हो गया ना आयोडीन, तो फिर HI वाला जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HBr कम स्ट्रॉन्ग है, HCl कम स्ट्रॉन्ग है, HF लल्लू एसिड है, घटिया एसिड है। अच्छा, इसका अर्थ क्या? ध्यान सुनना। इसका अर्थ ये है कि इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, इस पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, इस पे नेगेटिव चार्ज और कम स्टेबल है, इस पे तो बहुत ही घटिया स्टेबल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ये उससे थोड़ा कम अच्छा, ये उससे थोड़ा कम अच्छा, और ये घटिया लिविंग ग्रुप होगा। अच्छा अच्छा, मतलब लिविंग ग्रुप पहचानने का तरीका पता चला हमें। बिल्कुल पता चला बेटे, आराम से पता चलेगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। कुछ कुछ लिविंग ग्रुप आपको ध्यान रखने चाहिए। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी या एबिलिटी ऐसा बोल दें, तो ध्यान दें I-, ध्यान दें Br-, ध्यान से देखें Cl-, और अति लल्लू कौन है? F-। सर सब में एक बार ग्रेटर लगाया, इसमें 3 बार लगाया। भैया फ्लोरीन इतना छोटा एटम है, इतना छोटा एटम है कि इसमें माइनस चार्ज आने पर इतना रिपल्शन बढ़ जाता है कि हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से बाकी सब तो फिर भी लिविंग ग्रुप बन जाते हैं, फ्लोरीन लिविंग ग्रुप बनना पसंद नहीं करता। हाइड्रोजन हीलियम के बाद सबसे छोटा एटम है भाई ये, तो हम कहेंगे ये आदमी पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है। कैसा है? पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, याद रखिएगा, सबसे लल्लू है। इसमें हम कुछ अदर लिविंग ग्रुप पढ़ेंगे। अदर लिविंग ग्रुप का मतलब कुछ स्पेशल लिविंग ग्रुप हैं, उनके नाम पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक नाम है मेथाइल सल्फोनेट। इसे हम लोग आम भाषा में मेसाइलेट बोलते हैं और OMS ऐसे दिखाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर तो और ही खतरनाक है, देखे ध्यान से, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, और यहां मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, मिथाइल सल्फोनेट। अच्छा, अगला कौन है? अगला है पैरा टोलाइल सल्फोनेट। क्या है भैया? पैरा टोलाइल सल्फोनेट। इसका नाम है टोसाइलेट। क्या नाम है? टोसाइलेट। लिखने का तरीका OTS। इसका स्ट्रक्चर बताइए जरा, स्ट्रक्चर क्या है? देखो ध्यान से। टोलाइल का मतलब है कि यहां कहीं टोलुइन था, तो सबसे पहले टोलुइन बना लीजिए। फिर क्या पैरा पोजीशन पे है सल्फोनेट, तो सल्फोनेट ग्रुप तो यही था ना यार, पैरा पोजीशन पे, टोलुइन के पैरा पोजीशन पे सल्फोनेट ग्रुप। इसके बाद अगला बंधु कौन है? अगला है नो साइलेट। क्या है बेटा? नो साइलेट। अब ये नो साइलेट कौन है वो समझो, नाइट्रो ग्रुप से आएगा और कुछ खास नहीं है। तो टोलुइन की जगह नाइट्रोबेंजीन लगाइए और सल्फोनेट ग्रुप इस पे भी लगा दीजिए, तो ये बन गया नो साइलेट। अब ध्यान से देखो इसमें कितना भर भर के रेजोनेंस है, क्योंकि माइनस चार्ज है, फिर सिग्मा है, और सिग्मा के बाद पाई है, और पाई के बाद फिर सिग्मा है, फिर रेजोनेंस पूरा बेंजीन के अंदर पूरा रेजोनेंस चेन में है। खास बात यहां देखो, ये -M ग्रुप है, और -N ग्रुप जो होता है वो चार्ज खींच लेता है चेन से। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज तो और घट रहा है, तो यानी ये माइनस ग्रुप इस रेजोनेंस के साथ साथ
चार्ज को घटा रहा है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर ये चार्ज के साथ भी रहे नोसाइलेट तो बहुत स्टेबल रहेगा। सर नोसाइलेट के अलावा भी इस तरह के गंदे खानदान में कोई है? एक आदमी और है जिसका नाम है ब्रोसाइलेट। क्या नाम है बेटा? ब्रोसाइलेट। अब ब्रोसाइलेट क्या है? फिर वही बात कि हमारी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप की जगह ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोसाइलेट बन गया। और सब में क्या लगाना है? सल्फोनेट ग्रुप लगाना है, सल्फोनेट लगा दीजिए। एक और ग्रुप है जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट इज ट्राई फ्लोरो एसीटेट। अब ये सब पहचान करने की चीजें हैं, अंत में तो इनके स्ट्रक्चर और नाम बेटा याद ही रखने पड़ते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे C डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पे CH3 होता है। तुमने कहा ठीक है, हम लोगों ने एसीटेट ग्रुप की जगह क्या लिखा हुआ है? ट्राई फ्लोरो एसीटेट। तो भैया जहां 3 H होते थे वहां पे 3 F लगा दीजिए, तो ये बन गया क्या हमारे लिए? ट्राई फ्लोरो एसीटेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला ग्रुप कौन है? अगर एसीटेट लिख दें तो ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। तुम कहोगे कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप है? तो देखो ये माइनस और ये CH3। क्या यहां से तुम्हें रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? जी हां सर, रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। अगर रेजोनेंस नजर आ रहा है तो बड़ा लॉजिकली रेजोनेंस की वजह से चार्ज स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से चार्ज स्टेबल हो जाएगा तो कॉमन सेंस है कि अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ये जो ट्राई फ्लोरो एसीटेट है, ये एसीटेट के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जो फ्लोरीन है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, चार्ज स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम कहें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। भैया किसकी ज्यादा? सवाल पूछा गया है ये, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। C डबल बॉन्ड O और यहां आया CH3 और यहां आया O माइनस, और कहा गया C डबल बॉन्ड O माइनस और यहां आया CF3, तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। मेरे हिसाब से बात आपको पल्ले पड़ी होगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखें बेटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है RBr एल्काइल हैलाइड, हम एक बार करके देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे OH माइनस बेस आ रहा है और हमने कोई सॉल्वेंट डाल रखा है, पानी ही लगा सकते हैं, पानी ही सॉल्वेंट है। तो क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, OH माइनस इज अ गुड बेस एंड गुड न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, और नेगेटिव चार्ज को तो पॉजिटिव साइड पसंद है, फटाफट से ऐड हो और काम खत्म करो। तो जैसे ही OH माइनस R प्लस पे लगेगा वैसे ही ये Br निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो ROH बनेगा और Br माइनस बाहर हो जाएगा। मेरी समझ तो ये कहती है। तो बंधु ध्यान से देखो कि हमारे लिए अल्कोहल बनकर तैयार हो गया, जिंदगी खुश। लेकिन बच्चा इसमें उल्टा सोचे, ठीक, ये सही है क्योंकि ये आदमी गुड लिविंग ग्रुप है, ये छोड़ छाड़ के चला जाएगा। लेकिन अब उल्टा सोचो, क्या लिख रहे हैं? उल्टा सोचो। अगर साहब उल्टा सोचने पर तुमने सोचा कि ROH है और यहां पे Br माइनस है, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, OH माइनस बाहर हो गया और पानी ही जैसा कोई तुमने सॉल्वेंट ले रखा है तो RBr बन गया और OH माइनस बाहर चला गया। तो भाई साहब भर भर के गलत है ये। तुम कहोगे क्यों गलत है? ध्यान से सुनना मेरी बात बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धू बच्चे, ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से देखो। Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है और OH माइनस लिविंग ग्रुप है इस केस में जो हम करने जा रहे हैं, ठीक। हम ये चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हमारा बहुत अनस्टेबल हो और लिविंग ग्रुप हमारा नेगेटिव चार्ज के साथ स्टेबल हो जाए। पर ध्यान से देखो, क्या Br माइनस और OH माइनस में कौन स्टेबल? तो हम कहेंगे साहब ये स्टेबल। और जब Br माइनस स्टेबल है और OH माइनस कम स्टेबल है तो Br कैसे OH की जगह ले लेगा और OH बाहर निकल जाएगा? हम तो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। जवाब है बिल्कुल सच बात है। तो एक बात ध्यान दो कि OH माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। क्यों पुअर लिविंग ग्रुप है? क्योंकि भैया छोटा एटम है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, छोटा एटम है, छोटे एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। और Br माइनस तो पहले से बढ़िया स्टेबल आदमी है, Br माइनस अच्छा स्टेबल है। एक अच्छा स्टेबल आदमी
खुद न्यूट्रल हो जाएगा और एक आदमी को हाईली अनस्टेबल कर देगा। रिएक्शन कभी भी ऐसे नहीं होती जो इस घटियापने पे चली जाए कि ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। अच्छा, एक और बात, एक चीज होती है, इसको बोलते हैं बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेस स्ट्रेंथ, यानी कौन कितना अच्छा बेस है। बेस होने का मतलब होता है लोन पेयर डोनर टेंडेंसी, कौन कितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो जो आदमी लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो बेस कहलाता है, और जो बेस कहला रहा है वो लोन पेयर देना चाहता है। देना चाहता है का मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, और लीविंग ग्रुप वो आदमी है जिस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो यार तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, जो आदमी लीविंग ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और जो आदमी बेस है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। तो ध्यान से सुन लो एक बात, बेस पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, तभी वो फटाक से देना चाहता है कि लो भैया नेगेटिव चार्ज खत्म करो। और अगर मैं इसके बजाय लिखूं लीविंग ग्रुप, तो लीविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। भाई लीविंग ग्रुप की तो परिभाषा ही यही थी। तो अगर लीविंग ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना, यानी जो अच्छा बेस हुआ वो लीविंग ग्रुप ना हुआ, और जो अच्छा लीविंग ग्रुप हुआ वो अच्छा बेस ना हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब देखो, यहां पे एक स्टेटमेंट फॉर्मूला लिखते हैं, गुड बेसिस आर बैड लीविंग ग्रुप्स। क्या कहेंगे भैया? गुड बेसिस आर बैड लीविंग ग्रुप्स, और OH माइनस इज अ वेरी गुड बेस, हेंस बैड लीविंग ग्रुप। OH माइनस घटिया वाला बेस, इसलिए मतलब अच्छा वाला बेस, इसलिए घटिया वाला लीविंग ग्रुप है। और क्योंकि OH माइनस घटिया लीविंग ग्रुप है, इसलिए तुम देखोगे कि जो सेकंड केस जहां मैंने आपको कहा कि उल्टा सोचो, ये नहीं हो रहा, और होगा भी नहीं, ये याद रखिएगा, होगा नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से काम होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चर्चा किसकी करें बच्चे? चर्चा करें सॉल्वेंट की। दो बातें हो गई हैं, हम लोगों ने लीविंग ग्रुप कर लिया और हम लोगों ने सबस्ट्रेट कर लिया। सॉल्वेंट की चर्चा करें। सॉल्वेंट वो है बेसिकली, ऐसा है कि लिक्विड्स या गैसियस फेज में रिएक्शंस आसानी से हो जाती हैं क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग ज्यादा मिल जाते हैं। सॉलिड्स में मोशन का इतना टेंडेंसी रह नहीं जाती, तो हम बेसिकली लिक्विड्स को ही कंसीडर करके चलते हैं। तो मान लो ए जो है वो बी से रिएक्ट करना चाहता है, और दोनों का फेज सेम नहीं है, दोनों लिक्विड्स में नहीं है, दोनों ऑपोजिट नेचर के, एक दूसरे में घुल नहीं पा रहे। तो वी नीड अ सब्सटेंस कॉल्ड एज सॉल्वेंट, जो ए को भी अपने में डिसॉल्व कर ले, बी को भी अपने में डिसॉल्व कर ले, और दोनों क्योंकि सेम फेज में आ जाएंगे तो ए और बी आसानी से रिएक्शन कर पाएंगे। तो तुम्हें बात समझ में आई है कि सॉल्वेंट का यूज क्या है? सॉल्वेंट का सिंपल यूज है कि अगर ए और बी जो मिल रहे हैं वो आसानी से ना मिल पाए, डायरेक्ट रिएक्शन ना कर पाए, तो रिएक्टेंट्स को सेम फेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। रिएक्टेंट्स को सेम फेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखो, ये नहीं याद रखोगे तो निपट जाओगे, ध्यान रखना। तो भैया सॉल्वेंट के खानदान में कितने बच्चे? सबसे पहले तो ये देखो, सॉल्वेंट के खानदान में बेटा दो बच्चे। कौन कौन? पहला व्यक्ति है बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा कौन है बेटा? पोलर सॉल्वेंट। कौन है? पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, पोलर वो होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा साहब, ये बात तो आप जानते थे। अब ध्यान दो, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन है? बड़े बेसिक बेसिक सी बातें कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे CCl4 डाइपोल मोमेंट जीरो, बहन जी डाइपोल मोमेंट जीरो। तो ये हो गया एक और डाइपोल मोमेंट जीरो का एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट है, क्या? लाइक dissolves
लाइक जब भी कभी ऑर्गेनिक की रिएक्शन करानी हो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो, जब भी कभी पोलर की करानी हो तो पोलर सॉल्वेंट ले लो। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट की चर्चा करते हैं। तो ये जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ये आखिर हैं कौन, चर्चा करते हैं भाई। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, इनमें दो खानदान में लोग आते हैं। पहला आता है पोलर प्रोटिक। क्या आता है बेटा? पोलर प्रोटिक। अगला क्या आता है बेटा? पोलर अप्रोटिक। क्या चीज? पोलर अप्रोटिक। याद रखने के लिए बोल रहा हूं, रियल परिभाषा तो कुछ और ही है इसकी, बस मैं तुमको जो बता रहा हूं वो याद रखने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? पोलर प्रोटिक वो जिनमें तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट मिलेगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और पोलर अप्रोटिक वो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अच्छा, देखने सुनने में तो ठीक लग रहा है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, अगर इसकी बात करने लग जाओ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन को O से जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन को N से जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन को F से जुड़ा होना चाहिए। अगर किसी सॉल्वेंट में इस तरह के बॉन्ड्स हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। बहुत बढ़िया बात। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दारू है। दारू तो आपने लिखी नहीं, पानी लिखा। अरे पहले पानी आएगा तभी तो दारू आएगी यार। बात समझ में आ रही है? तो ये पोलर प्रोटिक कहलाएंगे। पोलर अप्रोटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है इसका मतलब मान लो कि तुम्हारे पास एसीटोन है। कौन है? एसीटोन है। ROR भाई साहब इधर है। हाँ, ये भी एक अच्छा पोलर अप्रोटिक आदमी। बात तो समझ में आती है। सर यहां पर क्या हम अल्कोहल की बजाय फिनॉल के बारे में विचार कर सकते हैं? अबे O के साथ H लगा है तो पोलर प्रोटिक ही होगा। सर क्या हम अमीन के बारे में विचार कर सकते हैं या अमाइड के बारे में विचार कर सकते हैं? सर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा है तो मेरी समझ में तो पोलर प्रोटिक ही होना चाहिए। हाँ सर। अरे अमाइड सोच लिया है तो अमीन क्यों नहीं सोच रहे हो? सर अमीन भी सोच रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ लगा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। पोलर अप्रोटिक के कुछ लीक से हटकर जो हम लोगों ने कंपाउंड्स नहीं सुने हैं उनके विषय में भी जानना चाहिए, पोलर अप्रोटिक के बारे में। हालांकि पता नहीं ये बोर्ड में पूछा जाए ना पूछा जाए, परंतु ये नामकरण संस्कार आपको आने चाहिए। पहला आदमी है DMSO, यानी कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। कौन है भैया? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड SO, और यहां पर आया CH3, यहां पर आया CH3। ठीक, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO पहला आदमी। अच्छा, दूसरा आदमी है DMF। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या नाम है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये रहा H, ये रहा N। सबसे पहले बात तो लिखा है फॉर्मामाइड, यानी फॉर्मामाइड बना लीजिए, एक कार्बन का अमाइड बना लीजिए। उस अमाइड में डाइमिथाइल लिखा है तो जहां जहां हाइड्रोजन होने चाहिए थे वहां वहां पे मिथाइल लगा लीजिए। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, टफ नहीं। फिर अगला आदमी है DMA। DMA कह रहा है कि मेरा नाम है डाइमिथाइल एसीटामाइड। क्या नाम है बेटा इसका? डाइमिथाइल एसीटामाइड। तो सबसे पहले एसीटामाइड बना लो। एसीटामाइड का मतलब है कि CH3CO और यहां पे लग गया NH2, क्योंकि डाइमिथाइल बोला हुआ है तो जहां जहां H आ रहा था वहां वहां पे क्या लगा लोगे बेटा? मिथाइल लगा लोगे। तो ये बन गया DMA। क्या बन गया? DMA। अब DMA के बाद अगला आदमी कौन है? अगला आदमी है हम्पा, HMPA। ठीक, इसका क्या नाम है? इसका नाम है हेक्सामेथाइल फॉस्फोरामाइड। फॉस्फोरामाइड। यार अमाइड बनाना है लेकिन फॉस्फोरस का बनाना है। तो जैसे कार्बन का अमाइड होता था C डबल बॉन्ड और यहां पे N आ जाता था, फॉस्फोरस का अमाइड बनाने के लिए जहां कार्बन था वहां पे क्या लगा देंगे भैया? फॉस्फोरस। ठीक, अब वो कह रहा है हेक्सामेथाइल यानी 6 मिथाइल लगाने, पर मेरे अमाइड में तो सिर्फ 2 ही मिथाइल लग सकते हैं, नाइट्रोजन की तो 3 है वैलेंसी। तो कॉमन सेंस है 2 को अगर 6 बनाना है
तो हमें यहां पर 3 नाइट्रोजन लगाने पड़ेंगे और ये बन गया हेक्सामेथाइल फॉस्फोरामाइड। इसके अलावा क्राउन ईथर एक एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्राउन ईथर कैसा दिखता है? क्राउन ईथर ऐसा दिखता है, ठीक। ये रहा ऐसे। ये क्राउन ईथर, ठीक। इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। चाहो तो इसका साफ साफ चित्र बना के दिखा देते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया। सबसे पहले तो आप ओ ओ ओ ओ बना लीजिए इस प्रकार से 4, ठीक। तो ओ बना लीजिए, ऊपर वाले को भी इरेज करके थोड़ा नीचे बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ये तुम्हारे लिए क्या बन गया? क्राउन ईथर। दो 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 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा क्राउन ईथर। ध्यान दो, अब इसकी असली परिभाषा पे आते हैं। मैंने कहा था ना, काम चलाओ परिभाषा है। पोलर प्रोटिक वो हैं जो कैटायन और एनायन दोनों को डिसॉल्व कर लेते हैं। पोलर अप्रोटिक वो हैं जो कैटायन को डिसॉल्व करते हैं, एनायन को डिसॉल्व नहीं करते। असली परिभाषा ये, हर वो आदमी जो कैटायन एनायन दोनों को डिसॉल्व करे वो आदमी कौन? वो आदमी पोलर प्रोटिक। और जो आदमी एनायन को डिसॉल्व न करे वो आदमी पोलर अप्रोटिक, ठीक। याद रखिएगा, असली परिभाषा ये थी। बाकी पहचानोगे कैसे? पहचानोगे तो उसी से यार, किसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके पास नहीं है, ठीक। अगली कहानी आती है न्यूक्लियोफाइल की, कि अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियस लवर। अगर कोई आदमी न्यूक्लियस लवर है तो न्यूक्लियस से थोड़ी क्यों प्यार होता है? रिएक्शन कौन से पड़े हो न्यूक्लियस की? कोई न्यूक्लियर केमिस्ट्री थोड़ी चल रही। न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव साइट, कहीं पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको पसंद करने वाला। पसंद कौन करेगा न्यूक्लियस को या पॉजिटिव साइट को? तो भैया जो खुद निगेटिव होगा वो पसंद करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो आदमी न्यूक्लियोफाइल बनेगा और पॉजिटिव साइट को पसंद करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होगा टू जनरेट सिग्मा बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे किसके लिए भाई साहब? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। सिंगल एटम भी हो सकता है, F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस। ग्रुप भी हो सकता है, जैसे OH माइनस है या कोई दूसरे ग्रुप, ठीक। सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, ठीक। सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम देखना चाहो तो F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, ये बढ़िया वाले आदमी है, ठीक। जैसे OH माइनस, जैसे NH2 माइनस, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस। हालांकि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, उसका कारण है कि डीलोकलाइज्ड है, लेकिन फिर भी माइनस चार्ज है तो वक्त पड़ने पर दे सकता है। ROH पानी की तरह ही है। तो देखो ये है चार्ज्ड एटम्स, ये हैं तुम्हारे रेडिकल्स यानी एक से ज्यादा एटम्स, और ये हैं तुम्हारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो तय बात है, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या तो न्यूट्रल है, तो उनके पास फर्जी लोन पेयर पड़ा होना चाहिए। तुम ये भी जानते हो कि लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। तुम मुझे बताओ कि कौन आसानी से नेगेटिव चार्ज देना चाहता है, जो पहले से नेगेटिव है कि जो न्यूट्रल है? ध्यान सुनना, नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो भाई साहब, सब अनस्टेबल है। चार्ज किसी कैटेगरी का हो, चाहे वो प्लस हो और चाहे वो माइनस हो, कैसा है? अनस्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा, देगा और देकर के स्टेबल हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो एक्सेप्टर बनेगा और ये अनचार्ज हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा।
तो जो नेगेटिव है वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और न्यूट्रल वाला आसानी से देना नहीं चाहता। तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो नेगेटिव है वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है और जो न्यूट्रल है वो उतने बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं है। चलो एक कंपेयर करो चीज को। कंपेयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। क्या कंपेयर करनी है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और एक आदमी चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो मेरा मानना है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चार्ज के कंपैरिजन में कम स्ट्रांग होगा। वे चार्ज वाला पहले से अनस्टेबल है ना, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो जैसे मान लो कि एक बेस है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और इसकी जगह HOH लगा लो, यानी वाटर लगा लो, तो वाटर कंपैरिजन में जो बेस है वो ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, जैसे SH माइनस है तो ये H2S के कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसे RS माइनस है, ठीक, थायोल का कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है ना, तो ये RSH के कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसे PHO माइनस है तो PHOH के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो सबसे देखो, ये जो राइट वाले लिखे हुए हैं ना, इन सब से ही H हटाकर मैंने लेफ्ट वाला लिख दिया है। और तुम देख रहे हो कि जैसे ही H हटाते हो तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, यानी न्यूक्लियोफाइल बनता है। न्यूक्लियोफाइल बनता है, इसका अर्थ हुआ कि नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो गया और जब ये न्यूट्रल था तो स्ट्रांग कम था, यानी ये पार्ट तुम्हारे लिए लेस स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और ये आदमी मोर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। बात पल्ले पड़ी? जी हाँ, बिल्कुल पड़ी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखने वाली बात, सवाल असली कहां फंसता है? सवाल फंसता है असली तब जब दोनों स्पीशीज हमारे लिए बढ़िया नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, बहन जी के ऊपर तुमने O लगाया, O के ऊपर माइनस, उसके बाजू में CH3 लगाया और O माइनस। अब बताओ कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल? तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो यहां पर रेजोनेंस मिल रहा है। जैसे ही रेजोनेंस मिल रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होगा तो भैया स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर तो ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, यहाँ से तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भर भर कर दे रहा है तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो ये अनस्टेबल हो जा रहा है। रेजोनेंस की वजह से ये आदमी स्टेबल हो गया है और प्लस आई की वजह से ये आदमी अनस्टेबल हो गया है। जो आदमी अनस्टेबल हुआ है वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जो आदमी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं, वो ध्यान से समझिएगा, प्लस M आ जाए, प्लस H आ जाए हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस I आ जाए, इससे बढ़ेगा। कहोगे कैसे बढ़ेगा? अबे सिंपल है भाई, बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चार्ज को अनस्टेबल कर देगा। जितना चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा उतना जल्दी डोनेशन करने लग जाएगा, जितनी जल्दी डोनेशन करने लग जाएगा उतना हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। -M -H -I के आने से चार्ज स्टेबल होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की टेंडेंसी कम होने लग जाएगी। ये जो कहानी मैंने अभी आपको बताई समय से कि कौन अच्छा पोलर, कौन नॉन पोलर, कौन फलाना, कौन ढमकाना, इस तरह की बातें थोड़ी बहुत हम लोगों ने करी। तो चार चीजें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को लेकर पढ़ ली कि एक तो है सबस्ट्रेट, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, तीसरा है लीविंग ग्रुप और फिर है सॉल्वेंट। इतनी चीजें आपने पढ़ ली। तो चार चीजें आपने पढ़ी और इनके कैरेक्टर्स अगर आप याद रख पाए, इनके कैरेक्टर्स अगर आप याद रख पाए तो मानकर चलिएगा जो नेक्स्ट लेक्चर होने जा रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम रिएक्शन का स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो बेसिक पढ़ा रहे थे ये समझाने के लिए कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि वोकैब तो आनी चाहिए। और साथ ही साथ अब ये सब भी पढ़ लिया हम लोगों ने कि क्या क्या यूज होगा रिएक्शन में। इसके बाद हम लोग सीधा उतरेंगे रिएक्शन में और सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।